मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज देखते हैं कि दैनिक जागरण में जो हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए चर्चा करने वाले हैं। तो पहला आर्टिकल हम लोग चर्चा करेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र पर। आज कोरोना महामारी ने भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की पोल खोलकर रख दी और हमें यह एहसास कराया कि अगर लोगों की जिंदगी को हम नहीं बचा सकते हैं, स्वास्थ्य को नहीं बचा सकते हैं, तो मानव जीवन में आप कितनी भी आधुनिक प्रगति कर ले, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं बचा सकते हैं तो यह सोचने वाला मुद्दा है। कोरोना महामारी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर सोचने के लिए मजबूर किया। तो यह आर्टिकल मुख्य रूप से स्वास्थ्य कैडर की बात करता है कि आईएएस और आईपीएस के तर्ज पर भारत में भी स्वास्थ्य कैडर बनने चाहिए ताकि प्रशिक्षित और कुशल युवा आए और इस क्षेत्र पर काम करे और भारत के स्वास्थ्य ढांचे को उन्नत करने में अपने योगदान को निभाए। तो यह स्वास्थ्य कैडर या अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा स्वास्थ्य सेवा से संबंधित आर्टिकल है, हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। दूसरा यह अंतिम संस्कार से संबंधित है कि भारत में सनातन परंपरा के अनुसार लाशों को मतलब शवों को दाह करवाया जाता है, वो अंतिम संस्कार है। ऐसा कहा जाता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन वर्तमान में गंगा के किनारे मिले शव, इससे जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है और इसमें कुछ कोरोना के बारे में चर्चा की गई है, जिससे हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल छोटा सा आर्टिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, फसल अवशेष से संबंधित है। आपको पता है एग्रीकल्चर में कृषि के बाद जो अवशेष बचता है तो किसान उसको जला देते हैं, जो प्रदूषण की समस्या को, भूमि की उत्पादकता की समस्या को खड़ा करता है। तो कैसे हम पराली का प्रबंधन करें, यह उससे जुड़ा हुआ है। तीसरा आर्टिकल ये नेपाल से जुड़ा हुआ है कि नेपाल की आंतरिक राजनीति में क्या चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल से। तो आज क्या कहा गया है कि परिश्रम से अर्जित धन के उपभोग से आत्मबल भी मजबूत होता है। आप ये समझिए कि अगर आप धन, छल, कपट, धोखा, बदुआ देकर के अर्जित करते हैं तो इससे आपका आत्मबल, आत्मा का बल कमजोर होता है। और अगर आप परिश्रम और मेहनत से पैसा कमाते हैं तो उससे आपका आत्मबल मतलब कि शरीर का बल, मन का बल और आत्मा का बल, ये तीन बल होते हैं व्यक्ति के। शरीर अच्छा हो सकता है, मन अच्छा हो सकता है और आत्मा अच्छी हो सकती है। और जिसके अंदर ये तीनों हो गया तो हम कहेंगे कि उसके अंदर आत्मबल सबसे ज्यादा है। और लोग अगर खुद से पैसा अर्जित करते हैं और उस पैसे को खर्च करते हैं तो एक सम्मान का भाव होता है और आत्मबल भी मजबूत होता है। तो वर्तमान में कोरोना महामारी के दौरान क्या देखा गया? कालाबाजारी हुई, जमाखोरी हुई और वो लोग किए जिनका आत्मबल क्या था? कमजोर था, क्योंकि जिन्होंने अपने हित के लिए समाज को चूसना क्या कर दिया? चालू कर दिया। तो ये लाइनें आपको एथिक्स, केस स्टडी और भी आंसर्स और ऐसे में लिखने में बहुत महत्वपूर्ण अदा करेंगे। आज के ऊर्जा में क्या बात की गई है? आज की गई है मर्यादा की। ऐसा कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि मर्यादा आपके जीवन जीने का विधान है, मर्यादा जीवन का संविधान है, मर्यादा आपकी आचार संहिता है और मर्यादा जीवन की लक्ष्मण रेखा है जिसको आपको पालन करना है। क्योंकि मर्यादित जीवन ही मानव जीवन है। यह आपके जीवन को सरल बनाता है और जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसमें कहा गया है कि इसके विपरीत मर्यादा विहीन जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कुछ लोग प्रकृति के विरुद्ध आचरण करते हैं और कुछ मानवता के विरुद्ध, जो दूसरों के लिए संकट का कारण बनता है। किसी विद्वान का कथन सत्य है कि वह व्यक्ति सबसे दीनहीन है जिसका खुद पर नियंत्रण नहीं है। तो आपको मर्यादा पालन के लिए क्या चाहिए? आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा और यह काम आसान हो जाता है और इससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन भी नहीं होता है। तो हमें क्या बनना चाहिए? मर्यादा के साथ आपको जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे बेहतर सामाजिक संरचना का भी निर्माण होता है और आपके व्यक्तित्व गुणों का भी विकास होता है। आइए इस आर्टिकल पर चर्चा कर लेते हैं कुछ मुख्य बिंदु पर। यह आर्टिकल अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ है लेकिन यह कई सारे मुद्दों को खड़ा करता है। हृदय नारायण दीक्षित जी जो शुद्ध हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में भारत की प्रथा संस्कृति को उभारने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो आज इन्होंने बात की है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। भूमंडल का तापमान बढ़ा है, अनेक जीव प्रजातियां नष्ट हो गई है, जैव विविधता नष्ट हो गई है, भूकंप और तूफान बढ़े हैं। गंगा जैसी सभी नदियां पहले हरहराकर बहती थी, अब पानी का अकाल है। पेयजल की भी चुनौतियां हैं, अधिकांश नदियां मरणासन हैं। जल प्रदूषण भयावह है, वायु प्रदूषण से हाहाकार है, वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां नष्ट हो रही है, तमाम महामारियां लाखों लोगों को निगल चुकी है, कोरोना का कहर जारी है और मानव स्वभाव में भी परिवर्तन हुआ है। विश्व मानवता आज तनावग्रस्त है। तो इस लाइन से आप ये समझिए कि आज विश्व के समक्ष न सिर्फ प्राकृतिक संकट बढ़े हैं बल्कि मानवीय संकट भी बढ़े हैं और सबके लिए यह मानव ही दोषी है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति को सहचर नहीं माना, प्रकृति के विरुद्ध विकास किया। आज प्रकृति मनुष्य से क्या कर रही है? बदला ले रही है। और दूसरी तरफ मानवता के साथ भी परिवर्तन हुआ है। मानवता में
लगाव कम होते जा रहा है और स्वार्थ बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। तो आज इस परिस्थिति में आपकी जीवन शैली और दिनचर्या में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभूत होती है। तो ये परिस्थिति है आज की। दूसरी तरफ ये भारत में जो सवदा की परंपरा है उसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें कहा गया कि जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं है, मृत्यु जीवन में ही घटित होती है और जन्म और मृत्यु ही वह दो चीज है जिस पर मानव का नियंत्रण नहीं होता है, और मृत्यु अंतिम सत्य है। और व्यक्ति कुछ ही समय के लिए क्या आता है, इस पृथ्वी पर आता है, तो मृत्यु सभी चीजों का अनिवार्य है, चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, मानव हो। यह भारत की प्राचीन परंपरा है कि लोगों को ये प्राचीन परंपरा क्या, अंत्येष्टि की कि मृत्यु के बाद की परंपरा और विधि कैसी होगी। तो यह भारतीय धर्म में या वैदिक काल से आप शुरुआत मानते हैं सनातन परंपरा को, तो वैदिक काल से लेकर के अथर्ववेद के रचना काल और पुराण काल तक मृत शरीर की ससम्मान अंत्येष्टि का एक इतिहास रहा है। और ऋग्वेद के में कहा भी क्या कि अग्नि इस मृत देह को जैसे सुख दे वैसे उसको जलाए। तो वेदों में भी कहा गया है कि तुम्हारा प्राण विश्व वायु से मिले, आंखें सूर्य से मिले। अंत्येष्टि के ये सूत्र हजारों वर्ष प्राचीन है, किंतु काल परिस्थिति बदल गई है, इसलिए परंपरा का पुनर्विश्लेषण बहुत अनिवार्य है। तो यह पुनर्विश्लेषण क्यों आज के दिन में जरूरी है कि एक लकड़ी का संकट है, क्योंकि आपको पता है कि लकड़ी बड़ी मात्रा में क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि हमने पेड़ पौधे को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और दूसरी तरफ हम विद्युत सवदागरी को इस कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, और आपको गोबर के उपलों का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ये लकड़ी का संकट है, और गरीबी भी है कि लोग उस सवदागरी को क्या करते हैं, सब को क्या करते हैं, नदियों के किनारे फेंक देते हैं या दफना देते हैं। तो समस्या बहुत गंभीर भी है, क्योंकि ये सब बाद में पर्यावरण और संक्रामक बीमारियां भी फैलाते हैं, और यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर क्वेश्चन मार्क भी करते हैं कि मानव के अंतिम जो समय है उस समय भी मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो यहां पर दक्षिण कोरिया और आपको तिब्बत की बात की गई है कि दक्षिण कोरिया में 60 वर्ष बाद शवों को हटाने की परंपरा है, क्योंकि 60 वर्ष तक किसी शव को पूरी तरह कंप्लीट होने में समय लगते हैं, डिकम्पोज। और बुद्ध पंथ में तिब्बत यह मानते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर खाली बर्तन जैसा होता है, इसे फिर से पृथ्वी को सौंपने के लिए वे उसे उसे पहाड़ पर छोड़ देते हैं और जानवर उसे क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये और देशों की अलग अलग परंपरा है, तो भारत की परंपरा अलग है, तो इस परंपरा में हमें सोचना चाहिए। तो इसमें कुछ लाइनें और कही गई है कि भारत की मुख्य समस्या गंगा सहित सभी नदियों को अविरल और निर्मम बनाना है, और इसमें कई सारे प्रदूषण बढ़ रहे हैं, सब और अन्य सामग्री हम छोड़ रहे हैं, मूर्ति विसर्जन करते हैं, कई सारे गंदे नाले इसमें मिलते हैं। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परंपरा का भी परिवर्तन होना चाहिए, उस पर सोच होनी चाहिए, क्योंकि कोई रूढ़ तो हावी नहीं है। तो इसके लिए हमें यह सोचना चाहिए कि शवदाह की परंपरा को कैसे किया जाए, और अगर हम शवों को नदियों में फेंकते हैं तो यह प्रदूषण को बढ़ाएगा। तो यह सोचने वाला विषय है। तो प्राचीन भारत में जल, वायु और आकाश जैसी विषय पर गोष्ठियां होती थी, और समाज में यह निर्मम बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। आज हमें इस भौतिक दुनिया से जो हम जुड़ गए हैं और विश्व का जो भौतिक स्वरूप बदला है, तो हमें अब विवेक सम्मत होकर के उस पूरा प्राचीन चीज को फिर से सोचना होगा, और समय और परिस्थिति के अनुसार सम्यक विचार लाना होगा, तभी चीजों में बदलाव हो सकता है। यह आर्टिकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के गठन की बात करता है। तो समय समय पर बहुत सारी कमेटियों ने भी अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के गठन की बात की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आईएएस और आईपीएस जो भारत में ऑल इंडिया सर्विस है या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसके तर्ज पे भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य में भी कैडर बनाए जाए, और भारत में अलग तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकारी नियुक्त किए जाए जो ऑल इंडिया सर्विस होंगे। इससे कई सारे फायदे हैं। तो पूर्व में भी कई सारी कमेटियों ने इसकी सिफारिश की थी कि भारत में अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन होना चाहिए। और कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य से क्षेत्र पर विवाद चर्चा बहुत ज्यादा चालू हो चुकी है, और ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ही वह दो चीज है जो किसी राष्ट्र की दशा और दिशा को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। और आपको पता है कि भारत में शिक्षा की स्थिति भी क्या है और स्वास्थ्य की स्थिति तो आपने कोरोना में देख ही लिया कि ना अस्पताल मिले, ना बेड मिले, ना ऑक्सीजन मिला, कालाबाजारी देखने को मिली। और शिक्षा स्वास्थ्य तंत्र
कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कार्य दबाव से दिखा कि दबाव उसके ऊपर कितना ज्यादा है, और कई बार निजी अस्पतालों ने लूटने का यह माध्यम भी बना लिया। ये सब पे क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं करता है, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना योद्धाओं की तरह काम किया। तो स्वास्थ्य में तत्काल में यह देखने को मिला, और गांव की स्थिति तो और बहुत ज्यादा खराब है। तो समय की मांग है कि चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक सुधार हो। तो आज समय की मांग है कि स्वास्थ्य क्षेत्र की नीतियों में आमूलचूल बदलाव हो। आजादी के बाद से ही इस पर बात की जा रही थी। आपको मुदलियार समिति ने सबसे पहले इसकी सिफारिश की, 1973 में करतार सिंह कमेटी ने इसकी सिफारिश की, और 2017 में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी उसने भी इस पर सिफारिश की है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा का ढांचा में आमूलचूल बदलाव चाहिए, और भारत में ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस का गठन किया जाना चाहिए। तो जब इसके कारणों की बात की जाती है, क्यों गठन किया जाना चाहिए, तो पहला मुद्दा यह कहा जाता है कि इससे राष्ट्र के जो प्रतिभाशाली युवा हैं वह आकर्षित होंगे, और इस क्षेत्र पर बेहतर प्रतिभा का आगमन होगा। इससे भारत में जो डॉक्टर विदेश पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनके सामने भी एक बहुत बड़ा पद रहेगा जिससे वह राष्ट्र सेवा कर सकते हैं, तो विदेश पलायन भी बहुत कम हो सकता है। इससे क्या कि भारत में विशिष्ट, समर्पित एवं प्रशिक्षित लोगों का चुनाव होगा, जो चुनाव प्रक्रिया में सही लोगों का चयन करेगा, और काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। और चौथी बात की गई कि भारत में वर्तमान में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सारी योजनाएं हैं, केंद्र की, राज्य की और WHO की तमाम योजनाओं के बावजूद भी स्वास्थ्य क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य ढांचे में सुधार किया जाना चाहिए, और यह सुधार भारत में स्वास्थ्य की दशा और दिशा सबको बदलेगा। और जीव विज्ञानियों का मानना है कि कोरोना न तो पहली महामारी है, न ही अंतिम महामारी, और ऐसी महामारी विश्व में और बढ़ेगी। और जब विश्व वैश्वीकृत और शहरीकृत के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, तो इस तरह के महामारी बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस परिस्थिति में हमें एक सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली चाहिए, कुशल स्वास्थ्य प्रणाली चाहिए, जिसके लिए ऑल इंडिया सर्विस के आधार पे चिकित्सा सेवा का गठन किया जाना चाहिए। और यह भी कहा गया है कि वर्तमान में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसा काम भी जिला कलेक्टर कहते हैं, जिन पर शिक्षा और स्वास्थ्य समेत जिला के विकास का भी बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व होता है। यह सर्वविदित है कि बोझ से लदा हुआ कोई भी अफसर बेहतर सेवाएं नहीं दे सकता है, इसीलिए हमें अलग से स्वास्थ्य कैडर की आवश्यकता है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य कैडर पर भी नौकरशाहों का बहुत ज्यादा क्या है, नियंत्रण है, और कार्य दबाव बहुत ज्यादा है। लेकिन हमको स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित अधिकारी आए जिन्हें 30 से 40 साल का अनुभव हो, जिससे भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या होगा, क्रांति आ सकती है। इसके अलावा एक और बिंदु कहा गया है इसमें, सकारात्मक बिंदु में, कि स्वास्थ्य कैडर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के मानकीकरण, वित्त प्रबंधन, स्वास्थ्य सामग्री प्रबंधन और तकनीकी विशेषज्ञता एवं सामाजिक निर्धारकों की प्राप्ति में भी मदद मिलेगी। तो ये कई सारे बिंदु हैं जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि भारत में अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के गठन का सही समय आ गया है। और अजीम प्रेम जी ने भी एजुकेशन कैडर की बात की, तो हमने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे दो क्षेत्र हैं जिसमें कायाकल्प की आवश्यकता है, और एजुकेशन कैडर और स्वास्थ्य कैडर जो ऑल इंडिया सर्विस होगी, इसके आधार पर हम स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक रणनीतिक स्तर पर बदलाव ला सकते हैं। इसमें कंक्लूजन में बात कहा गया कि स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी के लिए महज नीति निर्माण ही काफी नहीं है, ढांचागत बदलाव ही काफी नहीं है, बल्कि उसका समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र जिस समस्या से ग्रसित है उस पर काम करने के लिए हमें पंचायत स्तर पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे जो बड़े बड़े अस्पताल हैं सब पर काम करना होगा। प्राइवेट से लेकर के निजी स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी से लेकर निजी स्वास्थ्य क्षेत्र, उस पर भी आपको नियामक की व्यवस्था लानी होगी। इसके अलावा भारत में आयुर्वेद को प्रमोट करना होगा और एक जीवन शैली को प्रमोट करनी होगी, ताकि लोग स्वास्थ्य के महत्व को समझे। यह सिर्फ नीतिगत स्तर पे जरूरी नहीं है, बल्कि क्रियान्वयन नहीं होगा तो नीतियां फाइले में रह जाएगी, तो परिणाम हमको नहीं दिखेंगे। तो इस आर्टिकल से पेपर 2 आपको पता है कि सोशल जस्टिस में स्वास्थ्य बिल्कुल लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये इश्यूज हो गया। टॉपिक क्या है, स्वास्थ्य। तो ये इशू क्या है कि भारत में अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के गठन का सही समय है, चर्चा कीजिए। तो जो हमने 5-6 सकारात्मक बिंदु बताए इस पर सोचिए, लिख लीजिएगा और आपके अपने कंटेंट को और इनरिच कीजिए, और समय के साथ आपका स्वास्थ्य क्षेत्र भी कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम में देखिएगा सारे तरह के सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। यह छोटा सा आर्टिकल है, इसमें कहा गया है कि यह महाविपदा है। इस महाविपदा में पुलिस
ने जिस तरीके से अपना काम दिखाया तो लोगों के प्रति एक संवेदना भरी। तो इस दौरान फर्ज, इंसानियत, संवेदनशीलता, हौसला और हिम्मत की मिसाल देते हुए पुलिस एक मजबूत दीवार बनकर खुद महामारी के खतरों से टकराती रही और लोगों के जीवन को सुरक्षित करती रही। यह पुलिस का एक नया अवतार था, इसे मित्र पुलिस भी आप कह सकते हैं, और लोगों के मन में पुलिस के बारे में एक जुड़ाव महसूस हुआ और विश्वास जरूरी था। और राष्ट्र के विकास में इन संस्थाओं पर जन विश्वास होना जरूरी है, तभी यह संस्थाएं बेहतर तरीके से काम करती है। नेपाल में संविधान की जीत। नेपाल में आंतरिक संकट चल रहा है, तो आपको मेंस के लिए मुद्दा उभर गया नेपाल की आंतरिक राजनीति और भारत नेपाल संबंध। आपको अभी पता होगा कि अभी चुनाव हुआ था नेपाल में 2020 में, और 275 सीटों में 121 सीटों पर सीपीएन यूएमएल सबसे बड़ा राजनीतिक दल जीता था। सरकार बनाने के लिए 136 सीटों की दरकार है, तो बहुमत किसी को नहीं मिला। तो वहां की जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग कर दिया। इसको चुनौती दी गई कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को निरस्त कर दिया और संसद की फिर से बहाली की और कहा कि फिर से पार्टियों को बहुमत सिद्ध करने का समय दिया जाना चाहिए। तो संविधान की पीठ ने 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा को भंग करने के सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? सभी गुट आए और अपने अपने बहुमत को सिद्ध कर रहे थे, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टियां सिद्ध नहीं कर पाई। फिर से नेपाल में संविधान एक संकट, एक चुनौती नजर आई है कि फिर से राष्ट्रपति ने कहा है चुनाव होंगे, तो यह मामला फिर से अभी आगे बढ़ेगा। तो आपको यह जानना है कि आपके लिए मेंस में मुद्दा खड़ा हो गया भारत नेपाल और नेपाल की आंतरिक राजनीति, जहां पर यह समस्या आपको दिखाई दे रही थी। जब से नेपाल में राजशाही का पतन हुआ है, तब से नेपाल के लोकतंत्र के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है वहां की राजनीतिक पार्टियां, जो कई विचारों से ग्रसित है। उसमें एक है कम्युनिस्ट विचारधारा, और कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण भी आपको बड़ी समस्या दिखाई देती है। चाइना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, और वह चाहता है कि कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार सत्ता में आए, और कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार सत्ता में आएगी तो यह भारत के हितों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी, क्योंकि भारत और नेपाल के हित जो हैं कई स्तर पे जुड़े हुए हैं। रोटी बेटी के निस्ते से लेकर के संप्रभुता की सुरक्षा से लेकर के भारत दक्षिण एशिया के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में भी भारत नेपाल के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। तो एज अ प्रशासक आपको क्या सोचना है कि कैसे हम फसल अवशेष जो बचते हैं वह उसको अगर जला देंगे किसान, तो क्या होगा? प्रदूषण फैलेगा और वायु प्रदूषण भी फैलेगा और पर्यावरण को बड़ी स्तर पे क्षति होगी। लेकिन हम ये एक संसाधन है, समझिए कृषि का अपशिष्ट एक संसाधन है जिसका हम लोग बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग कहाँ का कर सकते हैं? इसका चारे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए सरकार अनुदान दे रही है ताकि कटाई अच्छी हो। इसके बाद हम पराली का उचित प्रबंधन करके पराली उद्योग विकसित कर सकते हैं, और इस पराली से कई सारी चीजें बन सकती है। पेपर बन सकता है, कार्डबोर्ड बन सकता है, कार्टन बन सकते हैं, और इससे आपको जैविक खाद भी बन सकती है इस पराली से। और किसानों के लिए क्या हो जाएगा? गोल्डन संसाधन भी हो जाएगा। इसे दुग्ध उत्पादन समितियां भी खरीद सकती है। और इसके साथ साथ जब इसका सदुपयोग किया जाएगा तो बेकार समझे जाने वाले फसल अवशेष से भी किसान क्या कर सकते हैं? कमाई कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि एज अ सिविल सर्वेंट की फसल अवशेष को जलाने से अच्छा है कि उसका सदुपयोग कर ले, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी क्या होता है? वेस्ट नहीं होता है। वेस्ट भी यहाँ पर क्या है? संसाधन है। अपशिष्ट भी यहाँ संसाधन है। तो फसल अपशिष्ट भी हमारे लिए संसाधन है। इसको जला करके हम भारत की दशा और दिशा को खराब ना करें। लेकिन यह क्रियान्वयन किया कैसे जाएगा? तो इसके लिए आपको जगह जगह कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए, ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, किसानों तक यह पहुंचे ज्यादा से ज्यादा। तो इसके लिए प्रचार प्रसार करना होगा और किसान इसका लाभ उठा सके। हमें इसे गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। न सिर्फ इससे रोजगार के अवसर डेवलप होंगे, बल्कि अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन भी होगा। लेकिन नीति तो बन गई, लेकिन क्या चाहिए? नियति चाहिए। क्रियान्वयन नहीं होगा तो नीतियां फाइलों में ही रह जाएगी। तो आपको यह आर्टिकल समझ में आया कि फसल अवशेष ये आपको पर्यावरण से भी जुड़ेगा और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ेगा। यह एक महत्वपूर्ण आर्टिकल दिया हुआ मुद्दा कि पश्चिम का प्रपंच, पश्चिम के प्रपंच। तो इस आर्टिकल में कहने का मेन उद्देश्य यह है कि पश्चिम ने जिस प्रकार से भारत की कोरोना की बीमारी का चित्रण किया और एक नकारात्मक परिप्रेक्ष्य विश्व के सामने दिखाने का प्रयास किया, जो बताया कि पहले पश्चिम अपने गिरेबान में झांके और वास्तविकता क्या है इस आंकड़े में, तो इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। आप पहले कुछ आंकड़े को देखिए। यूरोप और उत्तरी अमेरिका, जहां पर कुल मौतें 18 लाख हुई है और जनसंख्या आपको देश देखिए 87 से ज्यादा देश हैं, 87 से ज्यादा देश हैं और 134
करोड़ के आसपास दोनों देशों की आबादी बैठती है, 18 लाख, और भारत की आबादी 139 करोड़, और मौतें कितनी, 3 लाख। तो यह मुद्दा पहले इनको उठाना चाहिए कि पहले तुम देखो तुम्हारे यहां कितनी समस्या दिखाई देती है। जबकि इन देशों में विरल आबादी भी है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोग रहते हैं, और वहां पर मात्र यूरोप में तो 34 और उत्तरी अमेरिका में 20 लोग रहते हैं। तो वहां पर तो आबादी भी क्या है, विरल है। हमारे यहां घनी आबादी है, उसके बाद भी हमारे यहां मौतें कम है। और उसके साथ एक आंकड़ा और देखना है कि भारत में जीडीपी का मात्र 1.4% खर्च किया जाता है, जबकि अमेरिका में 8.5%, जर्मनी में तो 9.5% तक खर्च किया जाता है, और भारत में 10,000 पर प्रति डॉक्टर 7 हैं, जबकि पश्चिमी देशों में बहुत ज्यादा है। और भारत हेल्थ इंडेक्स में भी पीछे है, उसके बाद भी हमारे यहां मौत का आंकड़ा बहुत कम है। आप अपने यहां देखिए कि आपके यहां मौतों का आंकड़ा कितना ज्यादा है, उसके बाद भी आप भारत की ऐसी तस्वीर को पेश कर रहे हैं। इसमें बात की गई है कि 87 देशों के बराबर है भारत। जैसे यूरोप की बात करें तो यूरोप में 48 देश का क्या सबसे विकसित देश है। वैश्विक संसाधनों पर नियंत्रण, इस 74 करोड़ लोग रहते हैं, उसके बाद भी 10 लाख लोग मरे, और अत्यधिक स्वास्थ्य ढांचा बहुत उन्नत है। तो देखिए स्थिति क्या, उत्तरी अमेरिका में कहानी को देखिए कि इस महाशक्ति को भी इस वायरस ने बौना कर दिया, और उससे घुटने टेकने पर विवश करने पड़े, और 59 करोड़ की आबादी में 8 लाख लोग क्या हुए, काल के गाल में समा गए। और भारत की आप देखिए कि यह संख्या बहुत कम है। तो यह पश्चिम पत्रकारिता लाशों और शमशानों की सनसनीखेज खबरें परोसकर देश की छवि को मलिन करना चाहती है। जब इटली, फ्रांस और अमेरिका में लाशों का अंबार लग रहा था, तो इनमें से नामालूम कितने मीडिया हाउस ने शमशान स्थलों की इतनी आक्रामक रिपोर्टिंग की होगी। बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि भारत को इन्हें बदनाम करना है, यह उनका असली उद्देश्य है। और बदनामी नहीं, भारत के मन में के बारे में एक नकारात्मक विचार बढ़ाना है, ताकि भारत के वासी अपने आप को कमजोर समझे और पश्चिम वाले अपने आप को श्रेष्ठ समझे। इसमें बड़ी अच्छी लाइन की मीडिया समाज का दर्पण होता है, संतुलित खबरें इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने यह कभी नहीं बताया कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप की संयुक्त आबादी से ज्यादा भारत की आबादी है। दोनों महाद्वीपों में 87 देश हैं, लेकिन इन देशों में कुल हुई मौतें भारत से कई गुना ज्यादा है, जबकि उनका स्वास्थ्य ढांचा भी बहुत समृद्ध है। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कि आज जरूरत क्या है कि देश के साथ खड़े होने की, आर्थिक और मानसिक रूप से देश को मजबूत करने की। ऐसे में जो लोग या संस्थाएं इस प्रतिकूल हालत में देश की छवि धूर्षित कर रहे हैं, उन्हें सही तथ्य और तर्कों से आईना दिखाना चाहिए। तो यह आईना देखिए क्या है। चाहे आप किसी पत्रकारिता को उठा लें, न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, लंदन के गार्जियन, फोर्ब्स, यूरोप अमेरिका के अखबार भारतीय दुर्दशा के चित्रों पर खूब चटकारे लेकर परोसते हैं। चाहे जलती लाशों का अंबार हो, चाहे खुदी हुई कब्रों के दृश्य हो, चाहे अस्पतालों के बाहर खड़ी एम्बुलेंस की लाइनें हो, चाहे बदहवास लोगों के दुख भरी चेहरे हो, पश्चिमी अखबारों ने इनको जमकर दिखाया। और इसके पीछे का रीजन है कि एक एक वर्चुअल जो फोटोज और वीडियोस थे जो भारत के लोगों ने खींचे, ये हजारों डॉलर में बिके। तो ये गिद्ध पत्रकारिता थी। और मैथ्यू एडन ने बहुत सही बात कहा, इन्हें पश्चिम पत्रकारिता के इस व्यवहार को गिद्ध पत्रकारिता की उपाधि दी। तो पश्चिमी पत्रकारिता यह समझे कि अपने मानदंड को ठीक करे कि विकासशील देशों को इस तरह से नीचा दिखाना या आपके ही छवि को धूमिल करता है, जबकि भारत देश आपसे बहुत ज्यादा अच्छा काम कोरोना पे कर रहा है। थैंक यू फॉर द डे।